लगता है डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ये दोनों जेल जाने से बचने के लिए दुनिया को तबाह कर देगा। मैं जो खबरें आपको बता रहा हूं वो सही साबित हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन पर इसलिए हमला किया था क्योंकि उसके खिलाफ भ्रष्टाचार की सुनवाई शुरू हो गई थी। तेल अवीव में बड़ा प्रदर्शन हो रहा था। उसके बाद उसने संविधान संशोधन करना चाहा, सुप्रीम कोर्ट में अपने जज रखना चाहा। वहीं से मामला शुरू हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि बेंजामिन नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार की सुनवाई करने वाले 2 जजों की संदिग्ध हालत में मौत हो चुकी है। और आज की बड़ी खबर है, बेंजामिन नेतन्याहू पर जो सुनवाई होनी थी उसको एक समय के लिए फिर से टाल दिया गया है क्योंकि देश में युद्ध के हालात हैं। वही डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है। एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप को देर सवेर जेल जाना है, इसीलिए उसने फिर से ईरान पर बड़े धमकी की चेतावनी दी है। सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप एक धमकीबाज, जुमलेबाज और गालीबाज नेता है। सोचिए, चीन ने कितनी बेइज्जत करके उसको भेजा है। चीन ने 30 सेकेंड में, जब डोनाल्ड ट्रंप और उसके साथ आए अमेरिकी बिजनेसमैनों ने सारे गिफ्ट को गटर में डाल दिया, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि कोई भी सामान नहीं जाएगा क्योंकि ट्रंप को डर था कि उसकी जासूसी की जाएगी। जबकि ये अमेरिका एक बार कर चुका है। एक चीनी प्रमुख के उसने उसी तरह से जासूसी की थी और शी जिनपिंग कोई बात भूलता नहीं है, इसलिए उसने प्लानिंग की होगी। उस डर से अमेरिका ने सारे तोहफे को गटर में डाल दिया, लेकिन इसका बदला भी चीन ने वहीं पर ले लिया। 30 सेकेंड में कालीन, सीरिया और वहां जितने लोग थे सब वापस चले गए। अमेरिका को इसके बावजूद अब पता चल गया है कि चीन किसी भी तरह से ईरान से अलग नहीं होगा। रूस कभी भी अलग नहीं होगा। रूस को भी उसने ऑफर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि तुम यूक्रेन रख लो, हमें इस युद्ध से बाहर जाने दो। उसने चीन को भी ऑफर दिया कि तुम ताइवान रख लो, हमें बाहर जाने दो। दरअसल अमेरिका कैसे फंसा हुआ है वो इस वीडियो में दिखाऊंगा, अंत तक देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि भले भारत को वो डिक्टेट करे। हमें लगता है कि समय आ गया है जब भारत के प्रधानमंत्री को भी सरेआम अमेरिका से सवाल पूछना चाहिए, जैसे पूरा यूरोप, पूरी दुनिया पूछ रहा है। पहले आपको बताएंगे भारत के प्रधानमंत्री का क्या रुख है, भारत का क्या रुख है, लेकिन अमेरिका के हार की कहानी सुनिए, सच्चाई से रूबरू होइए। अमेरिका 28 फरवरी तक दुनिया के लिए एक अभेद किला और सुपर पावर था। शायद रूस और चीन को भी यकीन नहीं था कि ये इतना कमजोर देश निकलेगा और ईरान इस तरह से तबाह कर देगा। 28 फरवरी से युद्ध में अमेरिका सीधे शामिल हो गया था। उसे लगा था कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में हम ईरान को निपटा देंगे और अपना एक पिद्दी सरकार, जैसे उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण करके ये अमेरिका की कोशिश थी कि किसी भी तरह से वहां एक पिद्दी सरकार बैठा दिया जाए, एक जमूरा बैठा दिया जाए जिसको वो नचाए, और यहीं पर अमेरिका जो है वो मात खा गया। सोचिए, अमेरिका अपना पिट्ठू बनाने के चक्कर में खुद पिट गया। इस तरह से पिटा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 45 साल से प्रतिबंध झेल रहा ईरान के बारे में उसे अंदाजा नहीं था कि ईरान इतना मजबूत हो गया है। अब अमेरिका कह रहा है कि बहुत कम वक्त है ईरान के पास, समझौता कर लो, नहीं तो हम तुम्हें नेस्तनाबूद कर देंगे। सच्चाई यही है कि अमेरिका के पास कुछ भी नहीं है। सारे गेंद जो है वो ईरान के पाले में है। ईरान की 3 प्रमुख मांगे हैं। सवाल है कि अमेरिका युद्ध से पीछे हट गया, होर्मुज खुला नहीं है, क्यों है ये पूरा मामला, क्या चाहता है ईरान और क्या चाहता है अमेरिका। ईरान की पहली डिमांड है कि तुमने जो हम पर हमला किया है उसका हर्जाना देना पड़ेगा। और ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने रूस, चीन और भारत आकर यूनाइटेड नेशन में जाकर कहा कि ये नहीं चलेगा कि अमेरिका जब चाहे, जिस पर चाहे, जहां चाहे हमला कर दे, उस मुल्क को तहस नहस कर दे और बाद में वो वहां से निकल जाए। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अमेरिका ने अब तक वियतनाम पर बम गिराए, कोरिया पर बम गिराया, सबको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पर परमाणु बम गिराया, हिरोशिमा और नागासाकी पर, अफगानिस्तान पर बम गिराया, इराक पर बम गिराया, सीरिया पर बम गिराया, और कई देशों में तो वो राष्ट्रपति बदलवा देता था। ईरान कह रहा है कि अब ये नहीं चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का
अमेरिका ने उल्लंघन किया है, खासकर जिनेवा संधि और यूएन चार्टर का अमेरिका ने उल्लंघन किया है और उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। अरागची दुनिया भर के देशों को कह रहे हैं कि हम बिल्कुल अमेरिका को जाने नहीं देंगे। अगर उसकी इच्छा है युद्ध की तो वो लड़ ले। पिछले दौरान उसने देखा है कि ईरान ने उसका क्या हश्र किया है, और अगर दोबारा हमला किया तो वही हश्र होगा जो पहले हश्र हुआ है। इसका मतलब है कि ईरान पूरी तरह से तैयार है। अब ईरान चाहता क्या है? ईरान कह रहा है कि सबसे पहले जो हम पर हमला किया उसके लिए कम से कम $300 बिलियन का हर्जाना भरो, नहीं तो होर्मुज से एक बूंद तेल भी तुम्हारे लिए नहीं जाने देंगे। अमेरिका छटपटा रहा है। उसके पास 1 महीने का लगभग और तेल का स्टॉक है। उसके बाद अमेरिका की इकोनॉमी भी क्रैश कर जाएगी, समझिए। दूसरा ईरान का डिमांड है कि हम पर जो तुमने 45 साल प्रतिबंध लगाया और हम पर जो तुमने दुनिया भर में संपत्तियां हमारी फ्रीज कर दी, उन सारी संपत्ति को रिलीज करना पड़ेगा। तीसरा, मैं परमाणु बम बनाऊंगा। तुम कौन होते हो रोकने वाले? परमाणु बम वो छोड़े जिसने परमाणु बम का इस्तेमाल किया है। चौथा, एक संधि हो, एक समझौता हो, एक ट्रीटी हो कि दुनिया के किसी भी देश पर अगर अमेरिका हमला करता है या ईरान पर भी दोबारा हमला करता है तो रूस और चीन उसका गारंटर होगा, और जब हमला करेगा तो उस पर भी हमला होगा। लेकिन अमेरिका के लिए यह सब इतना आसान नहीं है। ट्रंप ने पहले ही कहा है कि हर्जाना हम नहीं देंगे, तुम्हारी जो संपत्ति फ्रीज है हम उसका 25% रिलीज कर सकते हैं। साथ में तुम्हें इनरिज्ड जो परमाणु बम बनाने की कोशिश है ईरान की, वो हमारे हवाले करना होगा, और साथ में हम किसी भी तरह के ट्रीटी में शामिल नहीं होना चाहते हैं। इसी पर मामला फंसा हुआ है। ईरान के हाथ में सारे पत्ते हैं, ईरान के पास वो ताकत है। होर्मुज को लेकर उसने साफ ऐलान कर दिया है कि हम दुनिया के किसी भी देश का तेल नहीं रोक रहे हैं, सिर्फ इजराइल और अमेरिका को हम एक बूंद तेल नहीं देंगे, क्योंकि इन दोनों ने हम पर हमला किया है। और हमला के दौरान इन लोगों ने हमारे सारे युद्ध के नियमों को अनदेखा करके हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी पर, स्कूल पर, अस्पताल पर, रिफाइनरी पर, पावर प्लांट्स पर हमले किए, हमारे ब्रिजेस तोड़े हैं। जबकि जिनेवा संधि के हिसाब से आप किसी भी देश पर हमले के दौरान रेलवे ब्रिज या पुल को निशाना नहीं बना सकते हैं, आप स्कूल, अस्पताल को निशाना नहीं बना सकते हैं, आप बिजली संयंत्र या पावर प्लांट या फिर रिफाइनरी को निशाना नहीं बना सकते हैं, आप सिर्फ सैनिक अड्डों को निशाना बना सकते हैं। और सोचिए, इस युद्ध में ईरान ने वो सारे नियमों का पालन किया है। उसने 116 अमेरिकी सैनिक अड्डे जो खाड़ी देशों में थे उसको नेस्तनाबूद कर दिया है, जिसमें बहरीन का अड्डा हो, कतर का अड्डा हो, कुवैत का अड्डा हो, जॉर्डन का अड्डा हो, सीरिया का अड्डा हो, इराक का अड्डा हो, संयुक्त अरब अमीरात का अड्डा हो, ओमान का अड्डा हो, बहरीन का अड्डा हो, या फिर सऊदी अरब का अड्डा हो। दुबई तक के जितने सैनिक ठिकाने थे, लगभग 116, इन तमाम सैनिक ठिकानों पर ईरान ने हमला किया है। ईरान ने इजराइल में भी अब तक सैनिक ठिकानों पर ही ज्यादा हमला किया है, जबकि इजराइल ने फिलिस्तीन की तरह और लेबनान की तरह ईरान के रिहायशी इलाकों, नागरिकों पर हमला किया है। साथ ही ये साफ है, तो अब तक के इस युद्ध में अमेरिका को पता है कि वो हमला नहीं करेगा, वो सिर्फ धमकी दे रहा है। उसे पता है कि उसके 45 बड़े जेट गिरे हैं, ये अमेरिका को पता है। उसके 16 बड़े युद्धपोत तबाह हुए हैं, उसके ड्रोन्स गिरे हैं। दरअसल अमेरिका के पास अब कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है। उसे या तो भरपाई के लिए हर्जाना देना पड़ेगा जो $300 बिलियन से ज्यादा है, उसे सारे प्रतिबंध खत्म करके सारा संपत्ति जो फ्रीज है ईरान का वो देना पड़ेगा। साथ ही उसे एक इंटरनेशनल ट्रीटी करनी होगी, और अमेरिका को देर सवेरे करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। दरअसल अमेरिका इन तीनों चीजों से बचना चाहता है, और उसकी कोशिश है कि यार एक बार फिर से ट्राई करके हम अपने हथियारों की विश्वसनीयता हासिल कर ले। लेकिन दुनिया की मुश्किलें इसके बाद भी बढ़ती चली जाएंगी। मैं फिर कह रहा हूं, अगर दोबारा अमेरिका ने हमला करने की कोशिश की तो उसकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। अमेरिका की लगातार कोशिश है कि खाड़ी के 2-3 देशों को तैयार किया जाए और ईरान पर हमला किया जाए और वो पीछे से बैकअप करे। लेकिन वो जमाना गया
खाड़ी देश भी समझ चुके हैं कि अब अमेरिका की कोई ताकत नहीं है। लेकिन सोचिए, वही अमेरिका अभी भी भारत को डिक्टेट कर रहा है कि तुम ईरान से और रूस से तेल नहीं खरीदोगे। रूस ने कहा कि हम भारत को तेल की कमी नहीं होने देंगे, वो ले तो सही। ईरान ने कहा कि हम सस्ते दर पर भारत को तेल देना चाहते हैं, वो ले तो सही। सवाल उठता है कि हमारी क्या मजबूरी है कि हम ईरान और रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है इस युद्ध में, इसीलिए हम पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।